भारत में क्रिप्टो की दुनिया एक रोलर कोस्टर की तरह है, ये कहना अब मतलब एक क्लीशे जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वजीरेक्स की कहानी देखें तो लगता है ये शब्द बनाई इसी के लिए था। एक ऐसा नाम जो हर इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर की जुबान पर था, अर्श से फर्श पर आया और अब वापस उठने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटेंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कंपनी के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, टेक्नोलॉजी की सीमाओं की और वो बदलते हुए कानूनों की जिसके बीच में फंसा है एक आम निवेशक। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस कहानी के अलग अलग हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। एक विनाशकारी हैक, कंपनी की वापसी की स्ट्रैटेजी और एक अदालती फैसला जिसने मतलब खेल के नियम ही बदल दिए। सही कहा। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि वजीरेक्स के इस सफर का भारत के पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए आखिर मतलब क्या है। सही। हम 3 हिस्सों में इस पर बात करेंगे। पहला, वो संकट जिसने वजीरेक्स की नींव हिला दी। दूसरा, संकट के बाद कंपनी ने वापसी के लिए क्या कह सकते हैं शतरंज की चालें चली। अच्छा। और तीसरा, वो कानूनी माहौल जिसमें वजीरेक्स को अब अपना भविष्य तलाशना है। ये एक तरह से एक सर्वाइवल की कहानी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जुलाई 2024 वजीरेक्स के लिए ये महीना एक बुरे सपने जैसा था। क्या हुआ था उस वक्त? जुलाई 2024 में वजीरेक्स पर एक बहुत ही बड़ा साइबर अटैक हुआ। हैकर्स ने उनके सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और यूजर्स के फंड्स पर हाथ साफ कर दिया। ये क्रिप्टो की दुनिया का एक क्लासिक हॉट वॉलेट हैक था। हॉट वॉलेट मतलब जो ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं? जी बिल्कुल। जहां से एक्सचेंज के ऑनलाइन वॉलेट से पैसा निकाल लिया गया। जब हम कहते हैं बड़ा अटैक, तो यहाँ बात कितनी बड़ी है? क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में तो $1 मिलियन हैक्स मतलब ये तो लगभग हर दूसरे हफ्ते सुनने को मिलते हैं। सही बात है। तो ऐसा क्या था जिसने इस घटना को इतना बड़ा बना दिया? इसका साइज हमारे सोर्सेज के मुताबिक नुकसान का जो आंकड़ा है वो 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का था। 230 मिलियन डॉलर? जी। भारतीय रुपयों में ये करीब 2000 करोड़ रुपए बनते हैं। 2000 करोड़? ये रकम इसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो हैक्स में से एक बनाती है। लेकिन नंबर से ज्यादा बड़ी बात थी इसका असर। असर मतलब? ये भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले एक्सचेंज पर हुआ था। ये ऐसा था जैसे देश के सबसे बड़े बैंक की मेन ब्रांच में दिन दहाड़े डकैती हो जाए। बिल्कुल सही उदाहरण है। इसने सिर्फ वजीरेक्स को नहीं बल्कि भारत में क्रिप्टो पर भरोसा करने वाले हर एक इंसान को हिला के रख दिया था। सही बात है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये तो भरोसे का कत्ल था। तो यहाँ से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। जब आपकी इज्जत, आपका पैसा, आपका भविष्य सब दांव पर लगा हो, तब वजीरेक्स ने किया क्या? उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कैलकुलेटेड रास्ता चुना। अच्छा। पहला बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया वो था विदेश में अपनी कंपनी की पूरी स्ट्रक्चरिंग। एक मिनट, इसका क्या मतलब है? अपनी ही कंट्री में इतना बड़ा संकट आया और आपका पहला कदम देश से बाहर अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना है? ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव था या अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक तरीका? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब सीधा नहीं है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ वजीरेक्स की कहानी नहीं है। तो फिर? ये भारतीय टेक कंपनियों के लिए एक प्लेबुक बनती जा रही है। जब देश में नियम कानून साफ नहीं होते, रेगुलेटरी माहौल अनिश्चित होता है, तो कंपनियां दुबई या सिंगापुर जैसे देशों का रुख करती हैं, जहां क्रिप्टो को लेकर ज्यादा स्पष्टता है। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा चिंताजनक है। इससे भारत के हाथ से न सिर्फ टैक्स का पैसा जाता है, बल्कि इन बड़ी कंपनियों पर लगाम कसने की ताकत भी कम हो जाती है। वो एक तरह से भारतीय कानून के दायरे से बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो कंपनी ने अपना कानूनी कवच तो बना लिया, लेकिन जिस निवेशक का पैसा डूबा है उसे इससे क्या? उसकी तो ट्रेडिंग भी बंद पड़ी थी। क्या वो कभी दोबारा शुरू हुई? लेकिन बहुत धीरे धीरे और बहुत देर से। हैक के लगभग 1 साल बाद 24 अक्टूबर 2025 को वजीरेक्स ने ट्रेडिंग फिर शुरू की। 1 साल बाद? जी, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला शब्द है चरणबद्ध तरीके से। फेज्ड मैनर। हाँ, मतलब इन अ फेज्ड मैनर। उन्होंने एक साथ सब कुछ नहीं खोल दिया। ये फेज्ड मैनर शब्द ही अपने आप में एक कहानी कहता है। ऐसा लगता है जैसे कंपनी वो खुद अपने सिस्टम पर दोबारा भरोसा नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी सर्जरी के बाद डॉक्टर आपको सीधे मैराथन दौड़ने नहीं देता। हाँ। पहले आप धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, फिर जॉगिंग, तब जाकर दौड़ने की सोचते हैं।
वजीरेक्स भी वही कर रहा था। तो वो पहले छोटे छोटे कदम ले रहे थे। जी, वो पहले कुछ सबसे भरोसेमंद कॉइन्स जैसे बिटकॉइन और इथेरियम के साथ छोटी छोटी ट्रेडिंग शुरू करके देख रहे थे कि क्या उनके नए सुरक्षा के टांके मजबूत हैं या नहीं। ये उनकी सावधानी भी थी और शायद मजबूरी भी। हाँ, वो एक और गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ कंपनी विदेश में कानूनी कवच बना रही है जी। और भारत में धीरे धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच, जैसा कि हमारे एक सोर्स कॉइन डेस्क ने रिपोर्ट किया, अदालतों ने इस खेल में एक नया मोड़ ला दिया। जी, और ये इस कहानी का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या था वो फैसला? फैसला ये था कि क्रिप्टो एसेट्स को कानूनी तौर पर संपत्ति यानी प्रॉपर्टी माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आपका घर, आपकी कार या बैंक में रखा पैसा आपकी प्रॉपर्टी है। ये सुनने में तो निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत लगती है भी। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? अगर एक्सचेंज को हर हाल में 100% नुकसान की भरपाई करनी पड़े, तो क्या छोटे एक्सचेंज मतलब वो दिवालिया नहीं हो जाएंगे? क्या इससे बाजार में सिर्फ कुछ बड़ी अमीर कंपनियों का ही दबदबा नहीं बढ़ जाएगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस फैसले का वो पहलू है जिस पर कम बात होती है। एक तरफ ये निवेशकों को अभूतपूर्व शक्ति देता है। कैसे? अब एक्सचेंज ये नहीं कह सकता कि हैक हो गया, पैसा डूब गया, हम बचे हुए फंड्स को सब में बराबर बांट देंगे। नहीं। हाँ? हर यूजर का क्रिप्टो उसकी अपनी निजी संपत्ति है, जिसे एक्सचेंज उसकी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आपकी बात सही है, ये छोटे और नए एक्सचेंजों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ डालता है। उन्हें अब बहुत बड़े इंश्योरेंस कवर लेने पड़ेंगे, अपनी सिक्योरिटी पर बेतहाशा खर्च करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर उनकी फीस और बिजनेस मॉडल पर पड़ेगा। हाँ जी। तो हाँ, ये फैसला लॉन्ग टर्म में मार्केट को कंसोलिडेट कर सकता है, जहां सिर्फ कुछ बड़े खिलाड़ी ही बचेंगे। एक मिनट, ये बात बहुत जरूरी है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, इस फैसले से पहले एक्सचेंज कह सकता था हम कोशिश करेंगे, लेकिन अब कानून कहता है ये आपकी जिम्मेदारी है। यही फंडामेंटल बदलाव है। इसका वजीरेक्स पर क्या असर पड़ा होगा? सीधा और बहुत गहरा असर। अब वजीरेक्स के लिए सिर्फ ट्रेडिंग दोबारा शुरू करना काफी नहीं था। इस फैसले ने उन पर एक कानूनी जिम्मेदारी डाल दी थी कि वो $230 मिलियन के नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे। बिल्कुल। वो अब इसे सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। कानून की नज़र में वो यूजर्स की प्रॉपर्टी थी जो उनकी कस्टडी में थी और जिसकी सुरक्षा करने में वो नाकाम रहे। तो इस एक फैसले ने निवेशकों के हाथ में एक बहुत बड़ा कानूनी हथियार दे दिया। हाँ। तो इसका कुल मतलब क्या है? वजीरेक्स आज खड़ा कहाँ है? वापसी का रास्ता तो वैसे ही मुश्किल था, अब उस पर ये कानूनी जिम्मेदारी का पहाड़ भी आ गया। बिल्कुल, इसीलिए वजीरेक्स की वापसी की कहानी इतनी जटिल है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक आज उनके सामने 3 बहुत बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। और वो क्या है? भरोसा, सुरक्षा और रेगुलेशन। ठीक है, तो एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती, जैसा आपने कहा, भरोसा। पैसा वापस आ सकता है, टेक्नोलॉजी सुधर सकती है, लेकिन एक बार टूटा हुआ भरोसा जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। क्या ये सच में दोबारा जीता जा सकता है? बहुत मुश्किल है। आप ट्रेडिशनल बैंकिंग की दुनिया को देखिए। जब वेल्स फार्गो जैसा बड़ा बैंक अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करता पकड़ा गया था, हाँ मुझे याद है, तो उन्हें अपनी इमेज सुधारने में सालों लग गए और अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। क्रिप्टो की दुनिया तो वो वैसी भरोसे पर चलती है। यहां भरोसा जीतने के लिए वजीरेक्स को रैडिकल ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। रैडिकल ट्रांसपेरेंसी, पूरी तरह से पारदर्शिता। इसका क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए मतलब क्या है? क्या वो अपने सारे अकाउंट्स पब्लिक कर दें? काफी हद तक हाँ। इसका मतलब है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स जैसे सिस्टम को लागू करना। अच्छा। जहां एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये सर्टिफाई करता है कि एक्सचेंज के पास यूजर्स के हर एक कॉइन के बदले में वाकई उतने कॉइन रिजर्व में है। उन्हें अपनी सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट्स को पब्लिक करना होगा और ये भी बताना होगा कि कितना पैसा सुरक्षित है। जी,